1962 में भारत चीन युद्ध के बाद आज भी सीमा विवाद कमोबेश उसी स्थिति में है और ये रहस्य भी कि चीन ने भारत पर हमला क्यों किया था। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल ट्रेल ब्लेजर द स्टडी पॉइंट में। आज हम लोग बात करेंगे भारत और चीन के संबंधों के बारे में और यह भी जानने की कोशिश करेंगे कि 1962 से लेकर के अब तक की स्थिति क्या रही है। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज का ये डिस्कशन। इंडियन डिफेंस रिव्यू में 7 मार्च 2015 को एक लेख छपा। यह लेख मेजर जनरल अफसर करीम द्वारा लिखा गया था। इसमें उन्होंने भारत को चीन से होने वाले संभावित खतरों की ओर इशारा किया था। उन्होंने लिखा था, अब समय आ गया है जब भारत को अपनी सैन्य क्षमताओं और नीतियों में सुधार करते हुए चीन को जवाब देने के लिए तैयार हो जाना चाहिए। 15 जून की रात को पूर्वी लद्दाख की गलवान घाटी में जो हुआ उसे देखते हुए लगता है कि मेजर करीम ने खतरे को भांप लिया था। उस दिन भारत और चीन के सैनिकों के बीच हुई एक मुठभेड़ में 20 भारतीय सैनिक शहीद हो गए थे। वर्तमान भी स्थिति सही नहीं है। चीन के भी 43 सैनिकों के मारे जाने या गंभीर रूप से घायल होने की खबरें आई थी। हालात फिलहाल तनावपूर्ण अभी भी बने हुए हैं और आए दिन कुछ न कुछ सुनने को मिल रहा है। लेकिन ये भारत और चीन के राजनीतिक संबंधों को देखें तो स्थिति कुछ अलग नजर आती है। अपने 6 साल के कार्यकाल के दौरान अब तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग के साथ 18 बार मुलाकात कर चुके हैं। इनमें से कुछ तो बेहद गर्मजोशी से भरे माहौल में हुई। ऐसा ही कुछ 1962 में भी हुआ था। उस वक्त भी हालात कमोबेश आज जैसे ही थे। सीमा पर जो क्षेत्र तब विवादास्पद थे वह आज भी वैसे ही हैं। तब भी कुछ सैन्य विशेषज्ञ चीन से संभावित खतरों के लिए चेतावनी दे रहे थे, जिन्हें तब भी नजरअंदाज किया जा रहा था। राजनीतिक यात्राएं और वार्ताएं तब भी जारी थीं, बल्कि उस दौर में तो हिंदी चीनी भाई भाई जैसे नारे भी खूब गूंजा करते थे। लेकिन तभी चीन ने भारत पर आक्रमण कर दिया। इसलिए 1962 का वह युद्ध आज तक एक रहस्य ही बनकर रह गया है। बीते 50 सालों में आई कई रिपोर्टों और किताबों के जरिए 1962 के युद्ध को समझने में थोड़ी बहुत मदद जरूर मिलती है, लेकिन पक्के तौर पर आज भी नहीं कहा जा सकता कि चीनी हमले की वजह क्या थी। इतिहासकार रामचंद्र गुहा ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक इंडिया आफ्टर गांधी में काफी विस्तार से उन परिस्थितियों का जिक्र किया है जिनके चलते पंडित जवाहरलाल नेहरू और तत्कालीन चीनी प्रधानमंत्री चाउ एन लाई की दोस्ती धीरे धीरे फीकी पड़ी और अंततः दोनों देश युद्ध में उलझ गए। भारत और चीन के बीच तिब्बत का मसला कैसे आया? इन परिस्थितियों की शुरुआत गुहा ने 1950 के दशक के तिब्बत से की है। तिब्बत में चीनी सैनिकों का हस्तक्षेप लगातार बढ़ रहा था। इसके विरोध में 1958 में पूर्वी तिब्बत के खम्पा लोगों ने सशस्त्र विद्रोह छेड़ दिया। शुरुआत में खम्पा लोगों को कुछ सफलता भी मिली, लेकिन अंततः चीनी सैनिकों ने विद्रोहियों को समाप्त कर दिया। इसके बाद दलाई लामा को भी धमकियां मिलने लगी। उन पर खतरा बढ़ गया था। ऐसे में उन्होंने भारत में शरण लेने का मन बनाया। भारत उन्हें शरण देने के लिए तैयार हो गया। प्रधानमंत्री नेहरू से मिलकर दलाई लामा ने उन्हें खम्पा विद्रोह के बारे में जानकारी दी। नेहरू ने दलाई लामा को बताया कि भारत तिब्बत की आज़ादी के लिए चीन से युद्ध नहीं कर सकता। साथ ही नेहरू ने यह भी कहा कि सारी दुनिया भी मिलकर तिब्बत को आज़ाद नहीं करवा सकती जब तक कि चीन ही पूरी तरह से नष्ट न हो जाए। इस वक्त तक भारत और चीन के संबंध और कारणों से भी बिगड़ने लगे थे। इसी समय भारत सरकार को सूचनाएं मिलने लगी कि चीन सीमा के नजदीक बड़े पैमाने पर सड़क निर्माण कर रहा है। जुलाई 1958 में चीन की एक सरकारी पत्रिका चाइना पिक्टोरियल में कुछ विवादास्पद नक्शे छापे गए। इन नक्शों में नेफा यानी नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एरिया यानी आज का अरुणाचल प्रदेश और लद्दाख के बड़े इलाके को चीन का हिस्सा दिखाया गया था। दिसंबर 1958 में जवाहरलाल नेहरू ने चीनी प्रधानमंत्री को इस संबंध में एक पत्र लिखा। इन नक्शों में जिस तरह से भारतीय इलाकों को चीन का हिस्सा दिखाया गया था, उस पर नेहरू ने अपना विरोध दर्ज कराते हुए लिखा था,
जब 1956 में उन दोनों की मुलाकात हुई थी तो चीनी प्रधानमंत्री ने मैकमोहन लाइन को स्वीकारते हुए मान्यता देने की बात कही थी। तब दोनों इस बात पर भी सहमत थे कि भारत और चीन के बीच कोई भी बड़ा सीमा विवाद नहीं है। भारत के प्रधानमंत्री को 1 महीने बाद ही जवाबी पत्र मिल गया। जवाब में चाओ एन लाई ने कहा कि मैकमोहन लाई ब्रिटानी हुकूमत की विरासत है जिसे चीन कभी भी मान्यता नहीं दे सकता। साथ ही उन्होंने कहा कि भारत और चीन के बीच हमेशा से रहे सीमा विवाद को कभी सुलझाया नहीं गया था। 22 मार्च 1959 को नेहरू ने एक और पत्र लिखकर इस बात के कई प्रमाण दिए कि चीनी नक्शों में दर्शाए गए इलाके दरअसल भारत के अभिन्न अंग हैं। साथ ही उन्होंने अपने इस पत्र में यह भी उम्मीद जताई कि जल्द ही दोनों देशों द्वारा इन मसलों पर किसी सहमति पर पहुंचने की कोशिश की जाएगी। नेहरू के इस पत्र का जवाब आ पाता उससे पहले ही दलाई लामा भारत आ गए। यहां से भारत और चीन के रिश्ते और भी ज्यादा बिगड़ने लगे। चीन ने आरोप लगाया कि भारत चीन संबंधों को बिगाड़ने की पहल भारत की ओर से की जा रही है। भारतीय जनता का चीन के खिलाफ होना और सेना का असमंजस, इसी दौरान मुंबई में भी एक घटना हुई जिसके कारण चीन को भारत पर निशाना साधने के कुछ और कारण मिल गए। मुंबई स्थित चीनी महावाणिज्य दूतावास के कार्यालय की दीवार पर कुछ प्रदर्शनकारियों ने माओ त्से-तुंग की तस्वीर टांगकर उस पर अंडे और टमाटर फेंके। चीन ने इस घटना पर नाराजगी जताते हुए चेतावनी दी कि भारत इस घटना पर उचित कार्रवाई नहीं करता तो इसके गंभीर परिणाम हो सकते हैं। भारत चीन संबंध जिस तेजी से सीमा पर बिगड़ रहे थे, लगभग उसी गति से भारतीय जनता में भी चीन के खिलाफ माहौल बन रहा था। विपक्षी पार्टियों के दबाव में भारत सरकार ने सितंबर 1959 को एक श्वेत पत्र जारी कर दिया। इसमें पिछले 5 वर्षों में चीन से हुए पत्राचार का पूरा ब्यौरा था। इस श्वेत पत्र के सार्वजनिक होने से भारतीय जनता को चीन द्वारा सीमा पर की जा रही गतिविधियों की पूरी जानकारी मिल गई। रामचंद्र गुहा अपनी किताब में लिखते हैं, यदि यह श्वेत पत्र जारी नहीं हुआ होता तो भारत चीन सीमा विवाद को राजनीतिक या कूटनीतिक स्तर पर भी सुलझाया जा सकता था। लेकिन इनके सार्वजनिक होने के बाद जनता में चीन के प्रति आक्रोश था और तब राजनीतिक हल ढूंढना चीन के सामने घुटने टेकने जैसा हो गया था। उस दौर में वीके कृष्ण मेनन केंद्रीय रक्षा मंत्री थे और प्रधानमंत्री के काफ़ी करीबी माने जाते थे। लेकिन तत्कालीन सेना अध्यक्ष जनरल के.एस. थिमैया से उनके संबंध अच्छे नहीं थे। जनरल थिमैया का मानना था कि उनकी सेना को चीन से होने वाले हमले के लिए तैयार रहना चाहिए, लेकिन रक्षा मंत्री मेनन उनकी बात को नज़रअंदाज करते रहे। मेनन को लगता था कि भारत को असल खतरा चीन से नहीं बल्कि पाकिस्तान से है, इसलिए सेना का बड़ा हिस्सा पाकिस्तानी सीमाओं पर ही तैनात था। रक्षा मंत्री और सेनाध्यक्ष के बीच यह तनाव आगे जाकर और बढ़ गया। अगस्त 1959 में मेनन ने बीएम कौल नाम के एक अधिकारी को लेफ्टिनेंट जनरल नियुक्त कर दिया। कौल को इस पद पर लाने के लिए उनसे वरिष्ठ 12 अधिकारियों को नज़रअंदाज किया गया था। जनरल थिमैया ने इसके विरोध में प्रधानमंत्री को अपना इस्तीफा भेज दिया। हालांकि पंडित नेहरू ने जनरल थिमैया को इस्तीफा देने से तो रोक लिया, लेकिन इस घटना से सारे देश में रक्षा मंत्री के खिलाफ माहौल बन गया। उन पर पहले से भी वामपंथी समर्थक होने के कारण चीन के प्रति सहानुभूति रखने के आरोप लगते रहते थे। 1959 में भी भारत चीन सीमा पर दोनों सेनाओं के बीच झड़प की कई घटनाएं हुई। इस समय दोनों देशों के बीच पत्राचार भी लगातार चल रहा था। 1960 में नेहरू ने चाओ एन लाई को भारत आने का न्योता दिया। इससे पहले जब 1956 में चीनी प्रधानमंत्री भारत आ चुके थे, तब उनका बड़ी गर्मजोशी से स्वागत किया गया था। लेकिन 1960 में हालात बिल्कुल अलग थे। हिंदू महासभा ने चाओ एन लाई के विरोध में काले झंडे दिखाए। जहां 1956 में उनकी भारत यात्रा के दौरान हिंदी चीनी भाई भाई जैसे नारे दिए गए थे, वहीं इस बार यह नारे हिंदी चीनी बाय बाय हो चुके थे।
चाओ एन लाई की इस यात्रा के बाद भी भारत चीन सीमा विवाद जस का तसी बना रहा। दोनों देश इस यात्रा और बातचीत के बाद भी किसी सहमत तक नहीं पहुंच पाए। युद्ध की शुरुआत और अंत 1962 के मई जून में अचानक सीमा पर गोलीबारी की घटनाएं बढ़ गईं। चीनी सेना की कई टुकड़ियां भारतीय सीमा के भीतर घुस आईं। भारतीय सेना के पास इनका मुकाबला करने के लिए ना तो पर्याप्त हथियार थे और ना ही सैनिक। युद्ध के बीच में ही जनरल कौल छाती में दर्द होने के कारण सीमा से लौटकर दिल्ली आ गए। बिना किसी नेतृत्व के सेना के जवान 5 दिनों तक लड़ते रहे, जिसके बाद नेफा के तवांग के इलाके पर भी चीन का कब्जा हो गया। रक्षा मंत्री मेनन को आखिरकार मंत्रिमंडल से निकाल दिया गया और भारत अब अमेरिकी मदद लेने की दिशा में बढ़ने लगा। अब तक चीनी सैनिक नेफा में इतना आगे बढ़ चुके थे कि जल्द ही असम के भी उनके हाथ में जाने का खतरा पैदा हो गया। उधर दिल्ली और मुंबई के भर्ती केंद्रों पर हजारों युवा सेना में भर्ती होने को तैयार थे, लेकिन 22 नवंबर को अचानक ही चीन ने युद्ध विराम की घोषणा कर दी। इस युद्ध का अंत भी इसकी शुरुआत की ही तरह एक रहस्य था। नेफा में चीन ने अपने सैनिकों को मैकमोहन लाइन से पीछे कर लिया और लद्दाख क्षेत्र में भी वह उस स्थिति में वापस लौट गए जो युद्ध से पहले थी। चीन ने अचानक ही अपने सैनिकों को वापस बुलाकर युद्ध विराम की घोषणा क्यों की? इस सवाल के जवाब में भी सिर्फ कयास ही लगाए जा रहे हैं। कुछ लोगों का मानना है कि चीन इसलिए घबरा गया था कि अब वामपंथी पार्टियों समेत भारत की सभी विपक्षी पार्टियां सरकार के साथ एकजुट होकर चीन का विरोध कर रही थी। अमेरिका और ब्रिटेन का भारत को समर्थन करना और हथियार भेजना भी एक कारण माना जाता है, जिसने चीन को युद्ध विराम पर मजबूर कर दिया था। वहीं एक तर्क यह भी दिया जाता रहा है कि सर्दियों में वह सारा इलाका बर्फ से ढक जाता है। ऐसे में चीन ज़्यादा समय तक अपने सैनिकों को मदद नहीं पहुंचा सकता था, इसलिए उसके पास लौटकर जाने का ही विकल्प बचा था। रामचंद्र गुहा के अनुसार इस युद्ध के अंत को तो फिर भी कुछ हद तक समझा जा सकता है, लेकिन इसकी शुरुआत को समझना बेहद जटिल है। चीन की तरफ से कभी भी कोई श्वेत पत्र जारी नहीं किया गया, लेकिन इस युद्ध के बारे में यह जरूर कहा जा सकता है कि इतने सुनियोजित आक्रमण के पीछे कई साल का अभ्यास रहा होगा। इस युद्ध का समय भी चीन के लिए बिल्कुल सटीक था। उस वक्त विश्व की दोनों महाशक्तियां सोवियत संघ व अमेरिका और इनके साथ ही संयुक्त राष्ट्र क्यूबा के मिसाइल संकट में उलझे हुए थे। इस कारण चीन को बिना किसी डर के कुछ दुस्साहसिक करने की छूट मिल गई थी। वर्तमान परिदृश्य में देखें तो कहीं ना कहीं आज एक बार फिर भारत उस दौर में खड़ा है जब चीन उसके साथ फिर छल कर रहा है, लेकिन ये 21वीं सदी का भारत है। ये जवाब जरूर देगा। आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब भी कर लें। साथ ही बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दें, जिससे आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। साथ ही आप लोगों से एक निवेदन भी कि आप लोग बुलेट से नहीं, एक बार फिर से कहूँगा, वॉलेट से जरूर जवाब दीजिए। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।